तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारे यहाँ पे एक सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड जीके की इम्पोर्टेड बुक, जिसमें हमने अजय राव जी की बुक को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। कंप्लीट वहाँ पे उत्तराखंड जी के क्वेश्चन किए हैं और अब हम यहाँ पे राजेंद्र बरुद जी की बुक को कवर कर रहे हैं। इस बुक की हमने अभी तक यहाँ पे 74 क्लास कंप्लीट कर लिए। आज की यहाँ पे 75वीं क्लास है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, राज्यफल काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो यहाँ पे उत्तराखंड का जो राज्यफल है वो है यहाँ पे काफल। ठीक है, काफल को यहाँ पे उत्तराखंड का राज्यफल घोषित कर लिया गया है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है यहाँ पे मिरिका एस्कुलेंटा। ठीक है, मेरिका एस्कुलेंटा इसका यहाँ पे वैज्ञानिक नाम है। जो यहाँ पे काफल का वृक्ष है तो ये सदाबहार वृक्ष होता है। ठीक है, 4000 से 6000 फीट की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। और काफल की वृक्ष को यहाँ पे जो काफल है तो इसको देवों के फल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो काफल को किस नाम से जाना जाता है, तो देवों के फल के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कॉमन पिकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया था। तो कॉमन पिकॉक, ठीक है, इसको 2016 में राज्य तितली इसको घोषित किया गया था। इसके अलावा देहरादून में 2016 को ही तितली पार्क भी यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि किसके द्वारा ये लिखा गया है। तो जो राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि ये लिखा गया है हेमंत बिष्ट के द्वारा। और ये जो गीत है इसको गाया किसने है, तो नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला के द्वारा ये गाया गया है। ठीक है, 2016 में इसे उत्तराखंड का राज्य गीत घोषित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, जो हमारी द्वितीय राजभाषा है संस्कृत, इसको कब राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, तो घोषणा कब हुई थी, तो 2009 में घोषणा हुई थी राजभाषा की। दूसरी जो हमारे यहाँ पे संस्कृत है दूसरी भाषा, इसको राजभाषा कब घोषित किया गया था, तो 2009 में। और 2010 में ये हमारी राजभाषा बन गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ऐपण का मूल अर्थ क्या है। देखो ऐपण क्या है, ठीक है, तो शुभ अवसरों पर देहरी को लेपना या सजावट करना, तो इसको यहाँ पे ऐपण कहा जाता है या इसको रंगोली भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐपण का मूल अर्थ क्या है, लेपना। ठीक है, यानी कि जैसे शुभ अवसर होते हैं तो देहरी को जो यहाँ पे इसका लेपना पोतना होता है तो या उसकी सजावट करते हैं तो उसको ही यहाँ पे ऐपण कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ऐपण के कुछ अन्य नाम हैं। तो जो ये ऐपण है, ठीक है, ऐपण तो उत्तराखंड में ये प्रचलित है, लेकिन बंगाल में इसको अल्पना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसे मंडाना कहा जाता है, तमिलनाडु में इसे झेलम कहा जाता है और महाराष्ट्र में इसे रंगोली कहा जाता है। तो ये यहाँ पे ऐपण के नाम है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, त्योहार व मांगलिक अवसरों पर पिसे चावल व रंगों से बने चित्र क्या कहलाते हैं। तो त्योहार तथा मांगलिक अवसरों पर पिसे चावल व रंगों से जो चित्र बने होते हैं इनको थापा चित्र कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आरती की थाली में बनाए गए चित्रांकन को क्या कहा जाता है, तो उसको यहाँ पे सेली कहा जाता है। ठीक है, शुभ कार्यों में बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहलाते हैं, तो ये यहाँ पे शो कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मंडप पर बनाए जाने वाले चित्रांकन को क्या कहा जाता है, तो इनको खोड़िया कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, रसोई घर की दीवारों पर बनाई देवी देवताओं के चित्रों को क्या कहते हैं। तो रसोई घर के दीवारों पर बनाए गए जो देवी देवताओं के चित्र होते हैं इनको टुपुक चित्र कहा जाता है या इनको नाथ चित्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करते हैं कि मंडप पर बनाए जाने वाले चित्रांकन को क्या कहते हैं, तो खोड़िया कहते हैं। और प्रवेश द्वार पर चिपकाने हेतु चित्रों को क्या कहा जाता है, तो प्रवेश द्वार पर चिपकाने जो चित्र यहाँ पे चिपकाए जाते हैं उनको यहाँ पे क्या कहा जाता है, मवाली उनको यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, एक सेर में कितने ग्राम होते हैं, यानी कि एक सेर बराबर कितना होता है, तो 500 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे कुछ अन्य यहाँ पे प्रणाली है नाप तोल की, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि एक डाल, ठीक है, एक डाल में 16 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, एक मण में कितना होता है, तो एक मण बराबर 40 किलोग्राम होता है। एक खार बराबर तो 640 किलोग्राम और एक दून बराबर 32 किलोग्राम होता है। ठीक है, इसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, एक बीघा बराबर होता है, तो एक बीघा में कितनी नाली होती है, तो 2.5 नाली होती है। ठीक है, पहाड़ी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है, तो जो पहाड़ी चित्रकला है, पहाड़ी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है 1786 से लेके 1805 तक माना गया है। ठीक है, पहाड़ी चित्रकला का स्वर्ण काल। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्रकला की प्रमुख शाखा में शामिल है, यानी कि जो पहाड़ी चित्रकला है इसकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो पहाड़ी चित्रकला की मुख्य रूप से 3 प्रमुख शाखा है। ठीक है, कौन कौन सी है, बसहोली शाखा, कांगड़ा शाखा और गढ़वाल शाखा। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 प्रकार की शाखा है पहाड़ी चित्रकला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल शैली के चित्रों को दुनिया के समक्ष लाने का श्रेय किसको जाता है, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल को। ठीक है, गढ़वाल शैली के जो चित्र थे तो इनको दुनिया के समक्ष में लाने का जो श्रेय जाता है तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल को जाता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग किसकी रचना है, तो राजपूत पेंटिंग्स की रचना है डॉक्टर कुमार स्वामी की। ठीक है, गढ़वाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है, तो जो गढ़वाल चित्रकला शैली है इस पे कांगड़ा शैली का प्रभाव अधिकतर देखने को मिलता है। मोलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र माना जाता है, यानी कि जो मोलाराम ने सर्वप्रथम जो चित्र बनाया होगा, ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था का चित्र माना जाता है यहाँ पे मोर प्रिया को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोलाराम के पुत्रों के नाम क्या थे, तो मोलाराम के जो पुत्र थे उनका नाम था यहाँ पे ज्वालाराम और शिवराम। ठीक है, तो ये दोनों मोलाराम के पुत्र थे। अगर इनकी पोते की बात करते हैं तो इनके जो पोते थे हरिराम व तुलसीदास, ये इनके पोते थे। और परपोत्र कौन थे, तो हरिराम, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे मैं माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे गलत क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है। तो मोलाराम के पुत्रों के नाम, ठीक है, तो मोलाराम जो थे इनके जो पुत्र थे उनका नाम था यहाँ पे ज्वालाराम और शिवराम। ठीक है, इनके जो पोते थे, इनके पोते का जो नाम था, तो पोते का नाम था यहाँ पे आत्माराम और तेजराम। ठीक है, ये इनके पोते का नाम था। और परपोत्र कौन थे, तो हरिराम व तुलसीराम। ठीक है, ये इनके परपोत्र थे, ये यहाँ पे गलत हो चुका है। तो इनके पोते का नाम क्या था, आत्माराम और तेजराम। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कृष्ण लीलाओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो कृष्ण लीलाओं के चित्रण के लिए यहाँ पे कौन था प्रसिद्ध, वो था यहाँ पे जैतोप। ठीक है, प्रसिद्ध चित्र इसका क्या था, तो रुक्मणी हरण का इन्होंने एक चित्र बनाया था जो यहाँ पे 13 चित्रों की चित्रमाला है, तो ये इनकी काफ़ी प्रसिद्ध चित्र था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण किसने किया है, तो जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण किया है यहाँ पे माणकों ने। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है कि कृष्ण लीलाओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध कौन था, तो वो था यहाँ पे चैतु। ठीक है, और इनकी जो प्रसिद्ध चित्र थी रुक्मणी हरण का इन्होंने चित्र किया था, 13 चित्रों का ये चित्रमाला थी, ये काफ़ी इनकी प्रसिद्ध थी। इसी प्रकार से एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि राम कृष्ण संबंधी प्रसंग है। ठीक है, तो जो ठुल खेल है, ठीक है, जो ठुल खेल है, तो ठुल खेल गीत में कौन सा प्रसंग यहाँ पे गाए जाते हैं, तो राम कृष्ण संबंधी ये प्रसंग यहाँ पे गाया जाता है। तो ये थे यहाँ पे आज के कुछ क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।